हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चे, आज हम लोग बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। ठीक है जी। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर 5 क्लास 12 बायोलॉजी से एक टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आज हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करेंगे। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस से पहले आपको पता होना चाहिए लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कह रहा है। लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहा है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर लक्षण जो है कंट्रोल किससे किए जा रहे हैं? कैरेक्टर कंट्रोल किए जा रहे हैं फैक्टर्स से। ठीक है जी। फैक्टर क्या है? फैक्टर जिनको कि आज के तौर पे हम जानते हैं जीन्स के नाम से, जीन्स। तो फैक्टर कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर को, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को, और फैक्टर होते हैं पेयर में, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। अब ये जो फैक्टर पेयर में है, उस पेयर में फैक्टर की सेम कॉपी हो सकती है या डिफरेंट कॉपी हो सकती है। फैक्टर जो है पेयर में है और फैक्टर का जो पेयर है उसमें फैक्टर की सेम कॉपी हो सकती है या फैक्टर के अलग अलग रूप हो सकते हैं। तो सेम कॉपी है जिसको कि हम लोग एलील बोलते हैं। अगर एलील सेम है तो भैया ये होमोजाइगस कंडीशन है, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है। और अगर एलील डिफरेंट है तो हेटेरोजाइगस कंडीशन है। एलील क्या है? एलील है स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, या कहिए जीन कोडिंग फॉर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, वो कहलाते हैं एक दूसरे के एलील। तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो एलील अपने को रिप्रेजेंट कर देगा या कि ये एक्सप्रेस कर देगा, जो अपनी विशेषता दर्शा देगा, वो डोमिनेंट कहलाएगा। जो बेचारा इसकी प्रेजेंस की वजह से अपने को नहीं दर्शा पा रहा, वो रिसेसिव कहलाएगा। ये कहलाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आपकी बुक बता रही है कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। फैक्टर्स अकर्स इन पेयर इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर। अगर डिसिमिलर पेयर है, सिमिलर नहीं है, वन मेंबर ऑफ द पेयर, एक मेंबर डोमिनेट्स द अदर, दूसरे पर डोमिनेटिंग होगा और अपना एक्सप्रेशन दिखा देगा, अपना जो उसके पास जानकारी है लक्षण दिखा देगा। ये कहलाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जब आपने ट्रू लाइन प्लांट, प्योर लाइन प्लांट, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट आपने क्रॉस कराए, टॉल और ड्रॉप, ठीक, तो रिजल्टेंट जो जाइगोट उससे जो बना प्लांट वो कैसा होगा? टॉल होगा, क्योंकि ये एलील डोमिनेंट है। इस पे डोमिनेंट एलील को हम लोग कैपिटल अल्फ़ाबेट से, कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिसेसिव एलील को हम लोग लोअर केस अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी बातें आपको पता है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है। अब हम लोग आते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे। इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस, इसको हम लोग इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, या कह लीजिए डेविएशन फ्रॉम लॉ ऑफ डोमिनेंस। या ये कहिए कि ये नहीं मान रहा लॉ ऑफ डोमिनेंस को, उसकी अवहेलना कर रहा, उसकी बात नहीं मान रहा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाएगा। इसको डिस्कवर किसने किया था? कार्ल कॉरेंस ने। कॉरेंस ने इसको डिस्कवर किया। आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिखा तो यहाँ से नोट कर लीजिएगा। कार्ल कॉरेंस साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। किसमें किया? इन इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर ऑफ ड्रॉप फ्लावर। जब उन्होंने फ्लावर कलर के इनहेरिटेंस को, इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर के इनहेरिटेंस को ऑब्जर्व करना चाहा डॉग फ्लावर में, डॉग फ्लावर का नाम स्नैपड्रैगन में और एंटेरिनम में। ठीक है जी। When experiments on peas were repeated using other traits in other plants, कि जैसे भैया किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसने कुछ नियम प्रतिपादित कर दिए, तो उसके जो समकालीन जो होते हैं, आप कहिए कि साइंटिस्ट, वो उसकी बात ऐसे थोड़ी ना मान लेंगे। वो कहेंगे हम पहले इसको अपनी कसौटी पे आंकेंगे कि क्या तुमने ठीक कहा। तो सेम एक्सपेरिमेंट्स, पी के एक्सपेरिमेंट्स जब दूसरे प्लांट पे रिपीट किए गए यूजिंग कुछ ट्रेट, भाई कुछ कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए किए गए, ये पाया गया इट वॉज फाउंड टू बी अ फिनोटाइप दैट डिड नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट। तो इसमें स्नैपड्रैगन के केस में ये देखा गया कि जब आप फ्लावर कलर को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराते हैं, तो टिपिकली इस क्रॉस में जो रिजल्ट आ रहे हैं वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहे। लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से क्या होना चाहिए था कि F1 जनरेशन में जो प्लांट बनता वो ऐसा फ्लावर प्रोड्यूस करता कि वो जो दो पेरेंट आपने चुने थे, किसी एक पेरेंट वाले कलर वाला फ्लावर होता। तो जैसे कि रेड और वाइट चुने आपने प्लांट पेरेंट के तौर पे, ऐसे रेड और वाइट फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट आपने चुने
पेरेंट के तौर पे और क्रॉस कराया, तो F1 जनरेशन में अगर ये प्लांट एंटेरियम प्लांट या डॉग फ्लावर प्लांट अगर फ्लावर के कलर के लिए लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहा होता, बात मान रहा होता, तो F1 जनरेशन में रेड फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट या वाइट फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन हुआ क्या हुआ, इसमें देखा गया डेविएशन हो गया, ना रेड ना वाइट, बन गए पिंक, ऐसा हो गया। तो इट वॉज फाउंड टू बी अ फिनोटाइप दैट डिड नॉट रिसेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट एंड वॉज इन बिटवीन द टू। तो दोनों पेरेंट से डिफरेंट और बल्कि उन दोनों के बीच का बन के रह गया। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जब आप कोई कैरेक्टर उठाते हैं और उस कैरेक्टर के दो ट्रेट के लिए क्रॉस कराते हैं, जैसे कि मानिए राउंड सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट हो आपका पी का और रिंकल्ड सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट हो पी का, तो राउंड वाले को जब आपने रिंकल्ड के साथ क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में जो प्लांट बनेगा उसके सीड कैसे होंगे, राउंड हो गया, क्योंकि राउंड रिंकल्ड पे डोमिनेंट है। इसी तरह से टॉल प्लांट को जब आप ड्रॉप प्लांट से क्रॉस कराते हैं तो होमोजाइगस, मेंडल ने हमेशा शुरुआत करी अपने हाइब्रिडाइजेशन वाले एक्सपेरिमेंट की प्योर लाइन प्लांट से। तो प्योर लाइन प्लांट होमोजाइगस कंडीशन टॉल और ड्रॉप, जब गैमीट बनेगा तो यहाँ तो दो एलील है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, गैमीट में केवल एक आएगा। ये गैमीट बने 100% गैमीट कैपिटल टी बेरिंग, 100% गैमीट लोअर केस टी बेरिंग, इनके कॉम्बिनेशन से फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट बना और जो जाइगोट प्लांट में अल्टीमेटली ग्रोथ करके प्लांट प्रोड्यूस कर देगा जाइगोट, वो प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा, क्योंकि कैपिटल टी टॉलनेस वाला जो एलील है डोमिनेंट हुआ लोअर केस टी ड्रॉपनेस वाले के लिए। तो आइदर ऑफ द पेरेंट होगा, एक पेरेंट पे होता है, कैरेक्टर जाता है F1 जनरेशन में। लेकिन स्नैपड्रैगन के केस में या डॉग फ्लावर के केस में, एंटीरियम के केस में कह लीजिए ये चीज़ देखने को नहीं मिली। रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर का क्रॉस कराया, रेड फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट का, तो रेड फ्लावर का आप जेनेटिक मेकअप ये ले सकते हैं, वाइट फ्लावर का जेनेटिक मेकअप ये ले सकते हैं। इसके जो बनेंगे एलील मतलब गैमीट, उसमें कैसा होगा, कैपिटल आर ही होगा 100% गैमीट में, और इसके जो गैमीट बनेंगे लोअर केस आर वाली, उनके जो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है प्यूनेटी स्क्वायर के हिसाब से वो 100% आपके यही है। 100% जो बनेगा जाइगोट वो कैपिटल आर लोअर केस आर वाला होगा। तो अगर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहा होता तो रेड या वाइट फ्लावर बनता है, लेकिन यहाँ क्या है, पिंक इन बिटवीन बन गया। यही है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डेविएट हो गया ये, किससे, लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं किया। द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर इज गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर प्लांट, क्रॉस कराया जब आपने ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर प्लांट एंड वाइट फ्लावर प्लांट इन डॉग फ्लावर, द F1 प्रोजीनी पिंक। तो फिर से याद देख लीजिए, F1 प्रोजीनी पिंक बनी है जब आपने रेड और वाइट का क्रॉस कराया, ये बना प्लांट। अब इसकी सेल्फिंग कराने वाला रिजल्ट आगे इसकी सेल्फिंग का रिजल्ट दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। व्हेन द F1 प्लांट वॉज सेल्फ पॉलिनेटेड, सेल्फिंग करा दी, द F2 रिजल्ट इन द फॉलोइंग रेशियो। तो F2 में क्या बना, एक रेड बना, दो पिंक बने, एक वाइट बना F2 में। F1 में सारे के सारे प्लांट ऐसे बने जो पिंक फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे थे। अब आपने इसकी करा दी सेल्फिंग, ठीक है जी, इसकी करा दी सेल्फिंग, सेल्फ पॉलिनेटेड सेल्फिंग करा दी। तो इसके गैमीट और इसके गैमीट ये उसके फ्यूज़न से जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर लोअर केस आर, लोअर केस आर कैपिटल आर लोअर केस आर लोअर केस आर, ये रेड ये वाइट और ये पिंक। तो 1:2:1 का रेशियो आ गया F2 जनरेशन में। जबकि कंप्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो क्या आता था, 3:1 आता था F2 जनरेशन का। यहाँ पे 1:2:1 है, ये बात याद रखिएगा। हेयर द जीनोटिपिक रेशियो वर एग्जैक्टली एज वी वुड एक्सपेक्ट इन एनी मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जीनोटिपिक रेशियो तो ठीक है 1:2:1, लेकिन phenotypic ratio had changed from 3:1 dominant recessive ratio to 1:2:1. तो phenotypic ratio 3:1 आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहा है, तो उससे डेविएशन देखने को मिला। phenotypic ratio 1:2:1 हो गया, वही जीनोटिपिक रेशियो के समान। तो जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, याद रखिएगा जीनोटाइप फिनोटिपिक रेशियो सेम होगा, 1:2:1 होगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलें।
तो ये वही जो पीछे हम लोगों ने देखा उसी स्लाइड से रिलेटेड आप क्वेश्चन लगा देते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस फाउंड इन, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? एंटीरिनम। और मिराबिलिस जलापा भी दिखाता, आंसर हो जाएगा आपका बोथ बी एंड सी। मिराबिलिस जलापा भी आपको दिखाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। A plant having 24 centimeter long internode is crossed with plant having 12 centimeter long internode। एक प्लांट जो 24 सेंटीमीटर लॉन्ग इंटरनोड प्रोड्यूस कर रहा है, एक प्लांट जो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग इंटरनोड प्रोड्यूस कर रहा है, हाइब्रिड। अब इनको जब क्रॉस कराया, हाइब्रिड 18 सेंटीमीटर लॉन्ग इंटरनोड प्रोड्यूस कर रहा। तो ये किस वजह से हुआ? ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से हुआ। आपका आंसर हो जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि ना 24 ना 12, इन बिटवीन ऑफ टू हो गया। अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहा होता तो 24 या 12 प्रोड्यूस करता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? इन बिटवीन। इन अ स्नैपड्रैगन शोइंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस, स्नैपड्रैगन फ्लावर का, स्नैपड्रैगन प्लांट में फ्लावर कलर के लिए बात कर रहा है, कह रहा है जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा रहा। व्हेन पिंक फ्लावर क्रॉस विद पिंक फ्लावर, पिंक फ्लावर को आपने क्रॉस कराया, पिंक फ्लावर तो आप जानते हैं पिंक कब बनेगा? जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा। ये तो आपकी बुक कह रही है ना। द रेशियो पिंक फ्लावर एंड वाइट फ्लावर इन द प्रोजिनी, अगर इनको आप क्रॉस करा देंगे तो रेशियो पूछा पिंक फ्लावर का और वाइट फ्लावर का। तो देखिए पिंक और वाइट फ्लावर का रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं बाय ड्राइंग। प्यूनेट स्क्वायर बना लीजिए RR। तो ये रेड तो पूछा ही नहीं उसने, पिंक पूछा है। पिंक है 2 और वाइट है 1, तो 2:1 हो गया आंसर। पिंक एंड वाइट किस रेशियो में? 2:1 रेशियो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये था आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में हमारा लेक्चर आज का। अगर आपको पसंद आया हो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह के टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस और प्रैक्टिस और लेक्चर और मिलते रहें। और जब भी मैं कहता हूँ कोई टॉपिक आपको लगे कमांड आ गई, तो उससे रिलेटेड आपको क्या लगाना है? MCQ जरूर लगा लीजिए और PYQ जरूर लगा लीजिए। प्रीवियस ईयर में उस टॉपिक से आए क्वेश्चन, और MCQ जरूर लगा लीजिए। PYQ जो लगाइएगा वो आप 2019 से 2023 तक के लगाइएगा। इससे पीछे जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। पिछले 5 साल के PYQ आप लगाइए, उससे पैटर्न देखिए चेंज होता रहता है। और अब स्ट्रिक्टली वो फॉलो कर रहे हैं NCERT को। पहले फिर भी बीच बीच में बाहर से आ जाता था, अब वो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं NCERT को। पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज भी कर रहे हैं। अभी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस भी आने लग गए। स्टेटमेंट 1 2 करेक्ट है, 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, बोथ करेक्ट है, बोथ इनकरेक्ट है। एजर्शन रीजन टाइप भी आने लग गए हैं, टेबुलर फॉर्म में भी आने लग गए हैं। तो अगर आप लास्ट 5 ईयर के MCQ लगाएंगे तो लेटेस्ट ट्रेंड को आप फॉलो कर पाएंगे। और अगर आप 2013 से लगाने बैठ गए तो कुछ आपको क्वेश्चंस डिस्टर्ब कर सकते हैं जो NCERT कवर नहीं कर रही है, उससे बाहर से भी आए हुए हैं। वो कितना पढ़ेंगे आप, उससे आप होंगे परेशान। आप मत परेशान होइए, आप NCERT को ही ग्रैब कर लीजिए। NCERT पे अगर आपकी कमांड आ गई और जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा, आप देखिए जब मैं रिपीटर के लिए वीडियो डालता हूँ तो थोड़ा बहुत उसमें एक्स्ट्रा देता ज़रूर हूँ, तो उतना ही काफ़ी है आपके लिए। अगर वो आप करके जाओगे तो 360 में औरों की तरह बोल बचन नहीं देता। हाँ, आप 340 प्लस स्कोर कराएंगे, 340 प्लस स्कोर कराएंगे आप। तो मेरा आप लोग को एडवाइस यही है, टारगेट भले आप इसे करें, लेकिन एक्चुअल अपने पोटेंशियल को भी समझें, और समझें बात को कि भाई 340 प्लस पे भी मैं करता हूँ, उसको रख के प्लान करता हूँ। जनवरी फरवरी तक अगर मेरा ये एम अचीव हो जाता तब मैं बार रेस कर लूँगा, मैं 360 भी टच करने की कोशिश करूँगा। लेकिन पहले आप प्लान करिए 340 प्लस को। ये मेरी एक एडवाइस है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। बाकी सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।